नमस्कार और स्वागत है। आज की चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही प्रेरक विचार से करते हैं। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स, बट ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। योर रेजिलियंस टुडे विल डिफाइन योर डेस्टिनी टुमारो। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये बात कितनी सटीक है ना? सपने देखना पहला कदम है, पर असल चीज है रोज की मेहनत, आज का संघर्ष। यही कल की सफलता तय करेगा। बिल्कुल। और इसी मेहनत का एक हिस्सा है करंट अफेयर से अपडेटेड रहना। आज सैटरडे 12 जुलाई 2025 है और हम आज के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर एक विस्तृत नजर डालेंगे। हमारी जानकारी का आधार है पीआईबी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और अन्य विश्वसनीय सरकारी स्रोत। हाँ, और ये विश्लेषण आप तक सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। तो आज हम किन किन क्षेत्रों पर बात करने वाले हैं, एक रोड मैप दे देते हैं सुनने वालों को। जरूर। आज की चर्चा काफी व्यापक होने वाली है। हम शुरुआत करेंगे पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों से, जो जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें महाराष्ट्र के नए सुरक्षा बिल और डंकी रूट पर हुई कार्रवाई पर खास ध्यान देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हम इंटरनेशनल रिलेशंस और कल्चर की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली और मराठा किलों को मिले यूनेस्को दर्जे पर बात होगी। ये जीएस पेपर 1 और 2 के लिए अहम है। और सोशल इश्यूज, आजकल जेंडर गैप रिपोर्ट काफी चर्चा में है। हाँ, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की स्थिति और उसके मायने, ये जीएस पेपर 1 और 2 का हिस्सा है। साथ ही कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं जैसे तलाश इनिशिएटिव और संचार मित्र स्कीम पर भी नजर डालेंगे। ठीक है। फिर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, जीएस पेपर 3 वाला सेक्शन। बिल्कुल। इसमें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जैसे अस्त्र मसाइल का परीक्षण, कृषि में तकनीक का इस्तेमाल, पर्यावरण संरक्षण की पहल और दिल्ली एनसीआर की भूकंपीय संवेदनशीलता जैसे मुद्दे शामिल होंगे। और आखिर में हम कुछ जरूरी प्रीलिम्स फैक्ट्स को जल्दी से दोहराएंगे और एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन पर भी विचार करेंगे, ताकि तैयारी का पूरा चक्र पूरा हो सके। तो ये एक गहन सत्र होने वाला है। कोशिश रहेगी कि हर पहलू को यूपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से गहराई से समझा जाए। बढ़िया। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनल सिक्योरिटी। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 की। ये बिल काफी चर्चा में है और विवादास्पद भी कहा जा रहा है क्या ये बिल? हाँ, ये बिल हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा में पारित हुआ है। हालांकि अभी विधान परिषद और गवर्नर की मंजूरी बाकी है। इसका घोषित उद्देश्य है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी वामपंथी उग्रवाद, और जिसे सरकार अर्बन माओइज्म कह रही है, उस पर अंकुश लगाना। इसे ध्वनि मत से पारित किया गया, जिसने विवाद को और हवा दी है। अच्छा, तो सरकार का तर्क क्या है इसके पीछे? क्यों जरूरत पड़ी ऐसे कानून की? सरकार का पक्ष रखते हुए महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये पारंपरिक सशस्त्र संघर्ष से आगे बढ़कर 5th जनरेशन वॉरफेयर यानी 5वीं पीढ़ी के युद्ध से निपटने का एक जरूरी उपकरण है। 5th जनरेशन वॉरफेयर, ये क्या होता है? थोड़ा समझाएंगे इसे। देखिए, 5th जनरेशन वॉरफेयर का मतलब है कि लड़ाई सिर्फ सेनाओं या हथियारों से नहीं लड़ी जाती। इसमें सूचना, प्रोपेगेंडा, साइबर हमले, मनोवैज्ञानिक युद्ध और यहाँ तक कि विरोध प्रदर्शनों, एनजीओज और लीगल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके भी राज्य को अस्थिर करने या उसकी छवि खराब करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, मतलब ये ज्यादा अप्रत्यक्ष तरीका है लड़ाई का? हाँ, बिल्कुल। सरकार का तर्क है कि कुछ समूह इसी 5GY के तहत प्रोपेगेंडा फैलाकर, विरोध प्रदर्शन आयोजित करके और कानूनी दांव पेच का इस्तेमाल करके राज्य को कमजोर करने और खासकर युवाओं को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। फडणवीस ने इसे नक्सलिज्म -AK-47 भी कहा, मतलब बिना हथियार वाला नक्सलवाद। ये तो काफी गंभीर आरोप है। तो इस बिल के मुख्य प्रावधान क्या हैं जिनसे इन गतिविधियों को रोकने की बात की जा रही है? इसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। पहला, सरकार को ये शक्ति मिलती है कि वो किसी भी संगठन को, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, गैर कानूनी अनलॉफुल घोषित कर सकती है, अगर उसकी गतिविधियां राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा मानी जाती हैं। किसी भी संगठन को, मतलब रजिस्टर्ड ना हो तो भी? हाँ, परिभाषा काफी व्यापक रखी गई है। ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्तियों का कोई भी समूह या निकाय शामिल है,
भले ही वो पंजीकृत ना हो। इसकी प्रक्रिया होगी, सरकार नोटिफाई करेगी, फिर संगठन को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, लेकिन अंतिम अधिकार सरकार के पास रहेगा। ठीक है, और क्या है प्रावधान? दूसरा बड़ा प्रावधान यह है कि इस कानून के तहत दर्ज सभी अपराध संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल और गैर जमानती नॉन बेलेबल होंगे। कॉग्निजेबल मतलब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? सही। और नॉन बेलेबल का मतलब है कि जमानत मिलना आरोपी का अधिकार नहीं होगा। ये पूरी तरह से अदालत के विवेक पर निर्भर करेगा और शर्तें काफी कड़ी हो सकती हैं। इससे जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो संपत्ति जब्त करने वाला प्रावधान जिसका जिक्र शुरू में हुआ था, हाँ, वो तीसरा और शायद सबसे विवादास्पद प्रावधान है प्री ट्रायल प्रॉपर्टी फॉरफीचर का। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति या संगठन पर इस कानून के तहत आरोप लगता है तो जांच एजेंसी अदालत की अनुमति से मुकदमा पूरा होने और दोष सिद्धि कन्विक्शन होने से पहले ही उसकी संपत्ति को जब्त कर सकती है। लेकिन ये तो मतलब बिना गुनाह साबित हुए सजा जैसा नहीं हो गया? ये यूएपीए या पीएमएलए से कैसे अलग है? यही मुख्य चिंता है। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी संपत्ति कुर्की का प्रावधान है, लेकिन आमतौर पर वो दोष सिद्धि के बाद होता है या फिर उसका संबंध अपराध की आय प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से होता है। यहाँ पर आरोप लगते ही बिना दोष साबित हुए संपत्ति जब्त करने की शक्ति दी जा रही है। आलोचकों का कहना है कि ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस यानी निर्दोषिता का अनुमान के मूल सिद्धांत का उल्लंघन है, जो हमारे कानूनी सिस्टम का आधार है। और बोलने की आजादी पर भी कुछ असर पड़ेगा इसका? हाँ, एक और चिंताजनक प्रावधान है जो भाषण और अभिव्यक्ति स्पीच एंड एक्सप्रेशन से जुड़ा है। बिल कहता है कि कोई भी कार्रवाई एनी एक्शन जिसमें बोले गए या लिखे गए शब्द, संकेत या दृश्य प्रतिनिधित्व विजुअल रिप्रेजेंटेशन शामिल है, अगर उसे शांति और व्यवस्था के लिए खतरा या सार्वजनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप इंटरफेरेंस विद पब्लिक ऑर्डर माना जाता है तो उसके लिए 7 साल तक की कैद हो सकती है। कोई भी कार्रवाई, शांति के लिए खतरा, ये शब्द तो बहुत अस्पष्ट वेग लग रहे हैं। इनकी व्याख्या कौन करेगा? बिल्कुल, यही आलोचना का एक बड़ा बिंदु है। इन शब्दों की अस्पष्टता के कारण इसके दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है। किस बात को शांति के लिए खतरा माना जाएगा, ये तय करने का अधिकार अधिकारियों को मिल जाएगा, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर असर पड़ सकता है। मान लीजिए किसी फिल्म की स्क्रीनिंग या किसी मुद्दे पर शांतिपूर्ण चर्चा को भी इसके दायरे में लाया जा सकता है। लेकिन क्या सरकार ने इसमें कुछ सुरक्षा उपाय, कुछ सेफगार्ड्स भी रखे हैं? सरकार का कहना है कि हाँ, कुछ सेफगार्ड्स हैं। जैसे किसी संगठन को गैर कानूनी घोषित करने के फैसले की पुष्टि एक एडवाइजरी बोर्ड द्वारा की जाएगी, जिसमें हाई कोर्ट के जज या रिटायर्ड जज होंगे। सरकार ये भी तर्क दे रही है कि कुछ अन्य राज्यों में भी मिलते जुलते कानून पहले से मौजूद हैं। पर क्या ये सेफगार्ड्स काफी हैं? क्या वो एडवाइजरी बोर्ड सरकार के फैसले को पलट सकता है? देखिए, एडवाइजरी बोर्ड की भूमिका सलाहकारी होती है, और जहां तक दूसरे राज्यों के कानूनों की बात है, आलोचकों का कहना है कि महाराष्ट्र का ये बिल उन सबसे ज्यादा कठोर है, खासकर संपत्ति जब्ती और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में। तो इन सेफगार्ड्स की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के मुख्य चिंताएं और आलोचनाएं क्या हैं इस बिल को लेकर, अगर हम समेटना चाहें? कई सारी हैं। पहली, जैसा हमने कहा, गैर कानूनी गतिविधि, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, शांति के लिए खतरा जैसे महत्वपूर्ण शब्दों की अस्पष्ट और व्यापक परिभाषाएं। इससे मनमानी व्याख्या और दुरुपयोग का खतरा है। दूसरा संवैधानिक सुरक्षाओं का कमजोर होना, खासकर प्री ट्रायल प्रॉपर्टी फॉरफीचर के जरिए निर्दोषिता के अनुमान के सिद्धांत का उल्लंघन। ये व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार पर भी गंभीर असर डालता है। और अदालतों की भूमिका? तीसरा बिंदु वही है न्यायिक जांच, जुडिशियल स्क्रूटनी का कम होना। बिल में प्रावधान है कि इस कानून के तहत की गई कार्रवाई के खिलाफ नियमित अदालतों का अधिकार क्षेत्र सीमित होगा। साथ ही गुड फेथ यानी सद्भावना में काम करने वाले अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई से इम्यूनिटी यानी छूट मिलेगी। इससे जवाबदेही कम होने का डर है। एक और बात जो थोड़ा विरोधाभासी लगती है, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि राज्य में LWE का प्रभाव कम हुआ है, तो फिर इतने कड़े कानून की जरूरत क्यों? बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। ये चौथी चिंता है, नैरेटिव में विरोधाभास। अगर वामपंथी उग्रवाद कम हो रहा है तो फिर इतने सख्त कानून की आवश्यकता क्यों बताई जा रही है? क्या असली निशाना, जैसा कि आलोचक कह रहे हैं,
अर्बन माओइस्ट के लेबल के तहत सरकार के आलोचक, मानवाधिकार कार्यकर्ता या राजनीतिक विरोधी हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का क्या ये बिल उनके अनुरूप हैं? ये पांचवी और बहुत महत्वपूर्ण आलोचना है। आलोचकों का तर्क है कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट के केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 मामले में दिए गए फैसले का उल्लंघन करता है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून की व्याख्या करते हुए कहा था कि सिर्फ सरकार की आलोचना करना या नारे लगाना राजद्रोह नहीं है, जब तक कि उस भाषण या अभिव्यक्ति से सीधे तौर पर हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस और क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर न हो। अच्छा, तो मतलब सिर्फ आलोचना काफी नहीं है, हिंसा भड़काने का तत्व होना जरूरी है। हाँ, लेकिन इस बिल में शांति के लिए खतरा जैसी अस्पष्ट भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो केदारनाथ सिंह मामले में तय किए गए इस उच्च मानक को पूरा नहीं करती। इससे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के स्थापित कानूनी सिद्धांत के भी खिलाफ जा सकता है। तो अगर हम इस महाराष्ट्र बिल की तुलना मौजूदा यूएपीए कानून से करें, तो मुख्य अंतर क्या होंगे? एक तुलना जरूरी है। देखिए, फोकस में अंतर है। यूएपीए मुख्य रूप से आतंकवाद और राष्ट्र की संप्रभुता को खतरे वाली गतिविधियों पर केंद्रित है। महाराष्ट्र बिल का फोकस LWE और शहरी माओवाद पर है, जिसकी परिभाषा अस्पष्ट है। परिभाषाओं में क्या अंतर है? यूएपीए में आतंकवादी कृत्य, टेररिस्ट एक्ट की परिभाषा ज्यादा स्पष्ट है, भले ही उसकी भी आलोचना होती रही हो। महाराष्ट्र बिल में गैर कानूनी गतिविधि की परिभाषा बहुत व्यापक और अस्पष्ट है। और संपत्ति जब्ती? जैसा हमने डिस्कस किया, महाराष्ट्र बिल में प्री ट्रायल फॉर फीचर का प्रावधान है, जो यूएपीए के प्रावधानों से ज्यादा कठोर लगता है। यूएपीए में जब्ती आमतौर पर अपराध की आय या दोष सिद्धि से जुड़ी होती है। जमानत और जांच एजेंसी में जमानत दोनों में मुश्किल है, लेकिन महाराष्ट्र बिल में सभी अपराध नॉन बेलेबल हैं। क्षेत्राधिकार जूरिसडिक्शन की बात करें तो यूएपीए एक केंद्रीय कानून है, पूरे देश में लागू होता है और जांच एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसी कर सकती है। महाराष्ट्र बिल राज्य का कानून है और जांच राज्य पुलिस करेगी। तो कुल मिला के ये बिल राज्य सरकार को काफी ज्यादा शक्तियां देता है। इसके गहरे निहितार्थ क्या हो सकते हैं? निश्चित रूप से ये राज्य की शक्तियों का एक महत्वपूर्ण विस्तार है। इसके कई गहरे निहितार्थ हैं। पहला, ये शहरी क्षेत्रों में होने वाले असंतोष, अर्बन डिसेंट या सरकार विरोधी प्रदर्शनों को नियंत्रित करने का एक प्रयास हो सकता है, जिसे अर्बन माओइज्म का लेबल दिया जा रहा है। क्या अर्बन माओइज्म शब्द का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा? इसकी काफी संभावना है। आलोचकों का यही कहना है कि ये एक ऐसा लेबल है जिसका इस्तेमाल सरकार की नीतियों से असहमत होने वाले बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं, छात्रों या पत्रकारों को बदनाम करने और निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। और क्या ये दूसरे राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है? ये एक और बड़ा खतरा है। अगर ये कानून लागू होता है और बना रहता है, तो ये दूसरे राज्यों के लिए भी इसी तरह के कड़े कानून बनाने का एक ब्लूप्रिंट या नमूना बन सकता है। इससे देश भर में असहमति और विरोध की आवाज के लिए जगह और सिकुड़ सकती है। क्या इसका कोई वैश्विक रुझान से भी संबंध है? हाँ, कुछ हद तक। दुनिया भर में कई जगहों पर देखा जा रहा है कि सुरक्षा के नाम पर सरकारें अपनी शक्तियां बढ़ा रही हैं और नागरिक स्वतंत्रताओं, सिविल लिबर्टीज पर अंकुश लगा रही हैं। ये बिल उसी व्यापक रुझान का हिस्सा लग सकता है। कुल मिलाकर ये सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन का मामला है और इस बिल ने बहस को बहुत तेज कर दिया है। चिंता का विषय है और इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये तो हुई महाराष्ट्र सुरक्षा बिल की बात। अब आंतरिक सुरक्षा से जुड़े एक और अहम मुद्दे पर आते हैं, डोंकी रूट पर सरकार की कार्रवाई। ये डोंकी रूट क्या है और इस पर ईडी और एनआईए जैसी एजेंसियां क्यों कार्रवाई कर रही हैं? डंकी रूट या डंकी फ्लाइट्स एक अवैध तरीका है जिसके जरिए लोग, खासकर भारतीय नागरिक, अवैध रूप से विकसित देशों, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। ये नाम पंजाबी मुहावरे डंकी लगाना से आया है, जिसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह कूदना या हॉप करना। अच्छा,
तो ये मूलतः मानव तस्करी का मामला है। हाँ, ये एक बहुत ही परिष्कृत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक उद्यम है। इसमें सिर्फ लोग अवैध रूप से सीमा पार नहीं कर रहे, बल्कि इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। ईडी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कनेक्शन की जांच कर रहा है, जबकि एनआईए इसके आपराधिक और संभावित आतंकी लिंक्स की जांच कर सकती है। तो ये लोग जाते कैसे हैं? क्या है ये रूट? ये रास्ता बहुत ही खतरनाक और लंबा होता है। आमतौर पर भारत से लोग पहले लीगल वीजा पर यूएई या इक्वाडोर, बोलीविया जैसे लैटिन अमेरिकी देशों में जाते हैं, जहां भारतीयों के लिए वीजा नियम आसान है या वीजा ऑन अराइवल है। फिर वहां से शुरू होती है असली खतरनाक यात्रा। कई लैटिन अमेरिकी देशों से गुजरते हुए ये लोग पनामा और कोलंबिया के बीच स्थित कुख्यात डारियन गैप तक पहुंचते हैं। डेरियन गैप, ये तो बहुत खतरनाक जंगल है सुना है। हाँ, ये दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक है। घना जंगल, दलदल, जंगली जानवर, नदियां और सबसे बढ़कर हथियारबंद आपराधिक गिरोह, ड्रग तस्कर। यहाँ कोई सड़क नहीं है, लोगों को कई दिनों तक पैदल चलना पड़ता है। यहाँ लूटपाट, अपहरण, यौन हिंसा और मौतें आम हैं। बाप रे। और इसके बाद? अगर वो डेरियन गैप पार कर लेते हैं तो फिर मध्य अमेरिका के देशों से होते हुए मेक्सिको पहुंचते हैं और अंत में किसी तरह यूएस मेक्सिको बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हैं। ये पूरी यात्रा महीनों लंबी और जानलेवा हो सकती है। इस पूरे नेटवर्क को चलाता कौन है? कैसे काम करता है सिंडिकेट? ये एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। इसमें भारत में बैठे लोकल एजेंट्स या कबूतरबाज शामिल हैं जो लोगों को फंसाते हैं। फिर कंसल्टेंसी फर्म्स हैं जो नकली दस्तावेज बनाने में मदद करती हैं। फिर आते हैं डोंकर्स। ये वो लोग हैं जो यात्रा के अलग अलग पड़ावों पर गाइड करते हैं, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करते हैं। और सबसे खतरनाक कड़ी है मेक्सिकन ड्रग कार्टेल्स। मेक्सिकन कार्टेल, उनका क्या रोल है? जब ये प्रवासी मेक्सिको पहुंचते हैं तो उन्हें यूएस बॉर्डर पार कराने के लिए अक्सर इन कार्टेल्स को भारी रकम चुकानी पड़ती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्टेल हर व्यक्ति से लगभग $6,000 तक वसूलते हैं। ये लोग इन प्रवासियों का शोषण भी करते हैं। और इस पूरी यात्रा का खर्चा कितना आता है? खर्चा बहुत ज्यादा है। अनुमान है कि एक व्यक्ति पर 30 लाख रुपए से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। लोग इसके लिए अपनी जमीन जायदाद बेचते हैं, भारी कर्ज लेते हैं। इतना पैसा? और ये पैसा जाता कैसे है? क्या ये कानूनी तरीके से जाता है? नहीं, यहीं पर ईडी की भूमिका आती है। ये पैसा अक्सर अवैध हवाला नेटवर्क्स के जरिए भेजा जाता है। ईडी इसी मनी ट्रेल की जांच कर रहा है कि ये पैसा कहां से आ रहा है और किन-किन लोगों तक पहुंच रहा है। हवाला का इस्तेमाल अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए भी होता है, इसलिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला बन जाता है। क्या यूएस जाने के और भी अवैध तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं? हाँ, एक और तरीका सामने आया है, स्टूडेंट वीजा का दुरुपयोग, खासकर कनाडा के रास्ते। कुछ संदिग्ध कॉलेज, जिन्हें पॉपअप शॉप्स कहा जा रहा है, छात्रों को एडमिशन देते हैं, वीजा मिल जाता है, लेकिन असल मकसद कनाडा पहुंचकर फिर वहां से अवैध रूप से यूएस में घुसना होता है। ईडी इन कॉलेजों और उनसे जुड़े कंसल्टेंट्स की भी जांच कर रहा है। तो भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या निहितार्थ हैं इस पूरे मुद्दे के? ये तो कई स्तरों पे असर डालता होगा। बिल्कुल, इसके बहुआयामी निहितार्थ हैं। पहला, जैसा हमने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा। ये आपराधिक नेटवर्क्स सिर्फ मानव तस्करी नहीं करते, बल्कि हवाला का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का खतरा जुड़ा है। इन नेटवर्क्स के तार अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट्स और कार्टेल से जुड़े हो सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर? दूसरा, ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, खासकर यूएस और कनाडा के साथ पर दबाव डालता है। स्ट्रेन ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। जब बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक अवैध रूप से पकड़े जाते हैं तो इससे देश की प्रतिष्ठा खराब होती है। 2023 में ही करीब 97,000 भारतीयों को अवैध रूप से यूएस बॉर्डर पार करते हुए पकड़ा गया था। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। 97,000? ये तो वाकई चौंकाने वाला है। लेकिन लोग इतना बड़ा जोखिम उठाते क्यों हैं? इसके पीछे क्या कारण है? यहीं पर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ सामने आता है। ये भारत में गहरे सामाजिक आर्थिक संकट यानी डीप रूटेड सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर इशारा करता है, खासकर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में।
अवसरों की कमी, कृषि संकट, बढ़ती बेरोजगारी, खासकर ग्रामीण युवाओं में, ये सब लोगों को डेस्पेयर यानी निराशा में धकेल रहा है। उन्हें लगता है कि विदेश जाकर ही उनका भविष्य सुधर सकता है और इसके लिए वो अपनी जान जोखिम में डालने को भी तैयार हो जाते हैं। और चौथा पहलू मानवाधिकारों का। हाँ, चौथा और बहुत ही दुखद पहलू है गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का। जैसा हमने डेरियन गैप के बारे में बात की, यात्रा के दौरान लोगों को भयानक खतरों, शोषण, हिंसा और यहाँ तक कि मौत का सामना करना पड़ता है। कुछ साल पहले एक गुजराती परिवार की कनाडा यूएस बॉर्डर पर ठंड से मौत हो गई थी। वो इसी तरह के प्रयास का हिस्सा थे। ये घटनाएं दिल दहला देने वाली हैं। तो सरकार इस पर क्या कर रही है, क्या प्रतिक्रिया है? सरकार ने एक मल्टी एजेंसी अप्रोच अपनाया है। ईडी फाइनेंशियल पहलुओं यानी मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला की जांच कर रही है। एनआईए आपराधिक नेटवर्क और उसके संभावित ताती लिंक को देख सकती है। राज्य पुलिस भी लोकल एजेंट्स पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन क्या सिर्फ कानून लागू करने से ये समस्या हल हो सकती है? शायद नहीं। प्रवर्तन की अपनी सीमाएं हैं। आप एजेंट्स को पकड़ सकते हैं, लेकिन जब तक मूल कारण मौजूद हैं, लोग जोखिम उठाते रहेंगे। दूसरा, मैक्सिकन कार्टेल्स जैसे शक्तिशाली समूहों से निपटना बहुत मुश्किल है। उल्टे, अगर उन पर ज्यादा दबाव डाला जाए तो वो प्रवासियों के लिए और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो फिर समाधान क्या है? समाधान के लिए एक व्यापक नीतिगत प्रतिक्रिया की जरूरत है। इसमें शामिल होना चाहिए एक, प्रवर्तन, मौजूदा कानूनों का सख्ती से पालन, नेटवर्क को तोड़ना। 2, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, खासकर लैटिन अमेरिकी देशों और यूएस, कनाडा के साथ खुफिया जानकारी साझा करना और संयुक्त कार्रवाई करना। मेक्सिको के साथ सहयोग महत्वपूर्ण होगा। 3, नियमन, वीजा कंसल्टेंसी, इमिग्रेशन एजेंट्स को रेगुलेट करना, धोखाधड़ी रोकना। 4, मूल कारणों का समाधान, ये सबसे जरूरी है। रोजगार के अवसर पैदा करना, कृषि संकट को दूर करना, युवाओं को बेहतर भविष्य का भरोसा देना। जब तक लोगों को अपने देश में उम्मीद नहीं दिखेगी, तब तक वो बाहर जाने के लिए खतरनाक रास्ते अपनाते रहेंगे। सही कहा। ये एक बहुत जटिल समस्या है जिसके लिए बहुस्तरीय समाधान की जरूरत है। अच्छा, अब जल्दी से 2 और सुरक्षा पहलुओं का जिक्र कर लेते हैं, ऑपरेशन शिवा और ऑपरेशन फायर ट्रेल। ये क्या है? ऑपरेशन शिवा भारतीय सेना, इंडियन आर्मी द्वारा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए किया गया एक अभ्यास है। हर साल यात्रा के दौरान आतंकी हमले का खतरा रहता है, इसलिए सेना हाई अलर्ट पर रहती है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य है किसी भी आतंकी खतरे को रोकना, यात्रा मार्ग को सुरक्षित करना। इसमें लगभग 8,500 सैनिक तैनात किए गए हैं। वो आतंकवादी विरोधी अभियानों, काउंटर टेररिज्म ऑप्स, ड्रोन से निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और ऑपरेशन फायर ट्रेल? ऑपरेशन फायर ट्रेल राजस्व खुफिया निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI का एक अभियान है। इसका मकसद है अवैध विस्फोटक सामग्री और पटाखों, खासकर चीन से आने वाले अवैध पटाखों के आयात और बिक्री को रोकना। अच्छा, पटाखों पर रोक क्यों? इसके कई कारण हैं। पहला, सुरक्षा जोखिम। अवैध पटाखों में अक्सर प्रतिबंधित और खतरनाक रसायन जैसे पोटेशियम क्लोरेट होते हैं जिनसे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। दूसरा, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का उल्लंघन है। तीसरा, कई बार स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZs का दुरुपयोग करके इन अवैध सामानों को देश में लाया जाता है। चौथा, पर्यावरण प्रदूषण भी एक बड़ा मुद्दा है। DRI बंदरगाहों और अन्य एंट्री पॉइंट्स पर निगरानी बढ़ाकर खुफिया जानकारी के आधार पर छापे मारकर इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों ऑपरेशन दिखाते हैं कि भारत को कितनी अलग-अलग तरह की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ पारंपरिक आतंकी खतरा, ऑपरेशन शिवा, और दूसरी तरफ आर्थिक अपराध और तस्करी से जुड़े गैर पारंपरिक खतरे, ऑपरेशन फायर ट्रेल। बिल्कुल, ये दिखाता है कि देश की सुरक्षा रणनीति कितनी व्यापक और बहुआयामी होनी चाहिए। चलिए अब अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कल्चर। और यहाँ पहली बड़ी खबर है कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुरू होना। ये तो काफी अहम है ना? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। ये यात्रा पिछले 5 सालों से बंद थी। पहले कोविड-19 महामारी के कारण और फिर 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत और चीन के बीच बढ़े तनाव के कारण अब 5 साल बाद इसका फिर से शुरू होना एक बड़ी कूटनीतिक
और सांस्कृतिक घटना है। तो ये कैसे संभव हुआ? क्या उच्च स्तरीय बातचीत हुई? जी हाँ, यह उच्च स्तरीय राजनयिक प्रयासों यानी हाई लेवल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का नतीजा है। दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत चल रही थी और इससे संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इस यात्रा का भू राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? जरा विस्तार से बताएं। देखिए, सांस्कृतिक रूप से कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील का महत्व असाधारण है। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए भगवान शिव का निवास स्थान ही नहीं है, बल्कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और तिब्बत के प्राचीन बौन धर्म, बौन रिलीजन के लिए भी यह अत्यंत पवित्र स्थल है। इसे ब्रह्मांड का केंद्र और कई प्रमुख नदियों जैसे सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल माना जाता है। तो ये आस्थाओं का संगम है। और भू राजनीतिक रूप से? भू राजनीतिक रूप से ये यात्रा एक शक्तिशाली विश्वास बहाली उपाय, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स CBM है। जब दो देशों के बीच तनाव हो तो इस तरह की पीपल सेंट्रिक यानी लोगों पर केंद्रित पहले माहौल को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। ये एक अनौपचारिक CBM है जो सरकारों के बीच औपचारिक बातचीत से अलग लोगों के स्तर पर संबंध सुधारने का काम करता है, खासकर तब जब भारत और चीन अपनी राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसका प्रतीकात्मक महत्व, सिंबलिज्म और भी बढ़ जाता है। यात्रा के कौन से रास्ते हैं और क्या कोई बदलाव हुए इनमें? भारत सरकार 2 आधिकारिक मार्गों से यात्रा आयोजित करती है। पहला उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे से होकर जाता है और दूसरा सिक्किम में नाथुला दर्रे से। इस साल 2025 में कुल 750 तीर्थयात्रियों को इन मार्गों से जाने की अनुमति दी गई है। सुना है लिपुलेख वाला रास्ता अब आसान हो गया है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अपग्रेड है। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ब्रो ने हाल ही में लिपुलेख दर्रे तक एक नई सड़क बनाई है। पहले इस मार्ग पर तीर्थयात्रियों को काफी लंबा ट्रैक करना पड़ता था, लगभग 27 किलोमीटर। अब इस सड़क के बन जाने से ट्रैकिंग का हिस्सा बहुत कम हो गया है, शायद सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया है। इससे यात्रा काफी सुगम हो गई है, खासकर बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के लिए। लेकिन इस सड़क को लेकर कुछ विवाद भी तो था। हाँ, बिल्कुल। ये वही सड़क है जिसको लेकर नेपाल ने आपत्ति जताई थी, क्योंकि ये उस क्षेत्र से गुजरती है जिस पर नेपाल अपना दावा करता है, कालापानी लिपुलेख क्षेत्र। यहीं पर इस यात्रा का अंतर्निहित द्वंद्व सामने आता है। द्वंद्व कैसा? देखिए, एक तरफ तो ये यात्रा का फिर से शुरू होना और सड़क का बनना एक सकारात्मक कदम है, सांस्कृतिक कूटनीति, कल्चरल डिप्लोमेसी का उदाहरण है, लोगों के बीच संपर्क बढ़ा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये हमें सीमा विवाद की याद भी दिलाता है। लिपुलेख तक बनी इस सड़क का दोहरा उद्देश्य है। ये तीर्थ यात्रा को सुगम बनाती है, साथ ही ये भारतीय सेना की उस क्षेत्र तक पहुंच और सैन्य गतिशीलता को भी बढ़ाती है, जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सॉफ्ट पावर यात्रा और हार्ड पावर सैन्य रणनीति का एक मिला-जुला मामला है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत चीन संबंधों में सहयोग और प्रतिस्पर्धा साथ साथ चलते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक महत्वपूर्ण पुल है, लेकिन ये एक नाजुक पुल भी है जो दोनों देशों के बीच के जटिल संबंधों की पृष्ठभूमि में काम करता है। इसका फिर से शुरू होना उम्मीद जगाता है, लेकिन हमें इसके पीछे की रणनीतिक वास्तविकताओं को भी ध्यान में रखना होगा। सही कहा। चलिए अब कल्चर से जुड़ी एक और बड़ी उपलब्धि पर बात करते हैं। मराठा सैन्य परिदेशों यानी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है। ये भारत के लिए कितनी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी और गर्व की बात है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया अब भारत का 44th यानी 44वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। ये घोषणा यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति यानी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी द्वारा की गई, जो 1972 के विश्व धरोहर कन्वेंशन यानी 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के तहत काम करती है। इस साइट में क्या-क्या शामिल हैं? ये लैंडस्केप्स क्या हैं? ये कोई एक किला नहीं, बल्कि 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच बने 12 किलों का एक नेटवर्क, कॉम्पोजिशन नेटवर्क है ना, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। इनमें शिवनेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, लोहागढ़, सिंधुदुर्ग, पन्हाला जैसे ऐतिहासिक किले शामिल हैं। ये किले मराठा साम्राज्य की सैन्य वास्तुकला, रणनीति और उनके शासन के प्रतीक हैं। इसे एक ट्रांसनेशनल सीरियल नॉमिनेशन के तौर पर प्रस्तावित किया गया था। यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर क्यों माना?
इसका आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू क्या है? OUV का मतलब है कि इस साइट का सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्व इतना असाधारण है कि वो पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। इन मराठा किलों के मामले में OUV कई चीजों में निहित है। पहला, सैन्य रणनीति और वास्तुकला। ये किले मराठाओं की गुरीला युद्ध नीति और उनकी रक्षात्मक वास्तुकला की समझ को दर्शाते हैं। दूसरा, विविध भूभागों में अनुकूलनशीलता। ये किले सह्याद्री के पहाड़ों, कोंकण तट, दक्कन के पठार जैसे अलग-अलग भौगोलिक परिदृश्यों में बनाए गए हैं जो उनकी इंजीनियरिंग कुशलता को दिखाते हैं। तीसरा, रक्षात्मक वास्तुकला में योगदान। इन किलों ने उस दौर की सैन्य विज्ञान और रक्षात्मक तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो भारत के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं? सिर्फ एक और साइट जुड़ गई लिस्ट में या इससे ज्यादा कुछ? नहीं, ये सिर्फ एक लिस्ट में नाम जुड़ने से कहीं ज्यादा है। पहला, ये मराठा इतिहास और उनकी सैन्य विरासत को वैश्विक मान्यता दिलाता है। दूसरा, इससे इन किलों के संरक्षण और रख-रखाव को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि यूनेस्को साइट बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना होता है और फंडिंग के अवसर भी बढ़ते हैं। तीसरा, इससे टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। और चौथा, ये भारत की राजनीतिक सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाता है, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दुनिया के सामने पेश करता है। तो ये सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया। चलिए अब रुक करते हैं सोशल इश्यूज इन गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स की तरफ। और जैसा आपने पहले जिक्र किया था, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 आ गई है। भारत की क्या स्थिति है इस बार? हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल ये रिपोर्ट जारी करता है और 2025 की रिपोर्ट भारत के लिए कुछ चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। इस साल 148 देशों की रैंकिंग में भारत 131वें स्थान पर है। 131? जी। पिछले साल से बेहतर या खराब? ये पिछले साल यानी 2024 से गिरावट है। 2024 में हमारी रैंक 129वीं थी, तो हम 2 पायदान नीचे खिसक गए हैं। हमारा ओवरऑल पैरिटी स्कोर यानी लैंगिक समानता का स्कोर 64.1% है, जिसका मतलब है कि हमने लिंग भेद को केवल 64.1% तक ही कम किया है। अभी भी लगभग 36% का गैप बाकी है। ये स्कोर भी पिछले साल से थोड़ा कम हुआ है। ये तो अच्छी खबर नहीं है। किन क्षेत्रों में हम पीछे रह गए? रिपोर्ट में अलग-अलग पैरामीटर्स होते हैं ना, है ना? हाँ, रिपोर्ट 4 मुख्य उप सूचकांकों सब इंडेक्सेस पर देशों को रैंक करती है। अगर हम भारत के प्रदर्शन को देखें, 1, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, आर्थिक भागीदारी और अवसर, इसमें हमारी रैंक बहुत ही खराब है, 143, 143rd। हम दुनिया के आखिरी 5 देशों में शामिल हैं। इसका मुख्य कारण है महिला श्रम बल भागीदारी दर, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का बेहद कम होना और पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन का बड़ा अंतर, वेज गैप जो लगभग 30% है। 2, एजुकेशनल अटेनमेंट, शैक्षिक प्राप्ति। इस क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा है। हमने लगभग 97.1% गैप को पार दिया है और हमारी रैंक भी बेहतर है। मतलब लड़कियों की शिक्षा में हमने काफी प्रगति की है। 3, हेल्थ एंड सर्वाइवल, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता। इसमें हमारा स्कोर काफी कम है। इसके पीछे विषम लिंगानुपात, स्क्यूड सेक्स रेशियो एट बर्थ, यानी बेटों को प्राथमिकता, सन प्रेफरेंस और महिलाओं की कम स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, लोअर हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे कारण हैं। महिलाओं में अनीमिया का उच्च स्तर लगभग 57% भी एक बड़ी चिंता है। 4, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, राजनीतिक सशक्तिकरण। इस क्षेत्र में हमारा स्कोर पिछले साल की तुलना में गिरा है। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम होकर 13.8% हो गया है और मंत्री पदों पर भी महिलाओं की संख्या 5.6% घटी है। तो मतलब शिक्षा में तो हम अच्छा कर रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, लेकिन वो पढ़ाई आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक ताकत में नहीं बदल पा रही है। ये कैसा विरोधाभास है? बिल्कुल, इसी को रिपोर्ट लीकी पाइपलाइन की अवधारणा से समझाती है। पाइपलाइन में इनपुट शिक्षा तो जा रहा है, लेकिन आउटपुट आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी तक पहुंचते पहुंचते वो लीक हो जाता है, यानी महिलाएं कहीं न कहीं सिस्टम से बाहर हो जाती हैं। ये लीकेज क्यों हो रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे कई गहरे संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, सामाजिक, सोशल और आर्थिक बाधाएं हैं। कार्यस्थल में बाधाएं,
सुरक्षित माहौल की कमी, यौन उत्पीड़न का डर, वेतन में असमानता, प्रमोशन के अवसरों की कमी, देखभाल का बोझ, केयर बर्डन, महिलाओं पर घर और बच्चों की देखभाल की असंगत रूप से ज्यादा जिम्मेदारी होना, जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं मिलता। इससे उनके लिए बाहर काम करना मुश्किल हो जाता है। पितृसत्तात्मक सोच, समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए लैंगिक पूर्वाग्रह जो महिलाओं की भूमिका को सीमित करते हैं। कौशल की कमी या बेमेल, शिक्षा तो मिल रही है पर क्या वो बाजार की जरूरत के मुताबिक कौशल दे पा रही है? सुरक्षा की चिंताएं, आने जाने में असुरक्षा भी महिलाओं को काम करने से रोकती है। तो ये सिर्फ शिक्षा का मामला नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम का मुद्दा है। एकदम। ये दिखाता है कि सिर्फ लड़कियों को स्कूल भेजने से लैंगिक समानता नहीं आ जाएगी। हमें उन बाधाओं को दूर करना होगा जो उन्हें शिक्षा पूरी करने के बाद वर्कफोर्स में शामिल होने और आगे बढ़ने से रोकती हैं। अगर महिलाएं आर्थिक रूप से ज्यादा भागीदार बने तो इसका अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा? इसका बहुत बड़ा सकारात्मक असर पड़ेगा। मैकिन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट का एक अनुमान है कि अगर भारत लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति करता है तो 2025 तक ही देश की जीडीपी में $770 बिलियन अतिरिक्त जुड़ सकते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा आर्थिक अवसर हम खो रहे हैं। 770 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और ये सिर्फ जीडीपी की बात नहीं है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ का टाइम यूज सर्वे दिखाता है कि भारतीय महिलाएं पुरुषों की तुलना में कई गुना ज्यादा अवैतनिक घरेलू काम, अनपेड डोमेस्टिक वर्क और देखभाल केयर वर्क करती हैं। अगर इस अवैतनिक काम का आर्थिक मूल्य, इकोनॉमिक वैल्यू आंका जाए तो वो भी खरबों में होगा। राजनीतिक सशक्तिकरण में गिरावट भी चिंताजनक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो पास हो गया था, उसका क्या असर नहीं दिख रहा? देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन वो अभी लागू नहीं हुआ है। वो अगली जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा, तो उसका असर भविष्य में दिखेगा। लेकिन रिपोर्ट ये दिखाती है कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है। राजनीतिक दलों को भी महिलाओं को आगे लाने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे। अभी जो गिरावट दिख रही है वो चिंता का विषय है। तो आगे की राह क्या है? इस लीकी पाइपलाइन को ठीक करने के लिए और जेंडर गैप को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सिर्फ शिक्षा से आगे बढ़कर एक व्यापक रणनीति की जरूरत है जिसमें कई मोर्चों पर काम करना होगा। एक, केयर इकोनॉमी को औपचारिक बनाना, फॉर्मलाइजिंग द केयर इकोनॉमी। चाइल्ड केयर, एल्डर केयर जैसी सुविधाओं को सस्ता और सुलभ बनाना ताकि महिलाओं पर देखभाल का बोझ कम हो। इस क्षेत्र में रोजगार भी पैदा हो सकते हैं। 2, आर्थिक समावेश बढ़ाना, एनहांसिंग इकोनॉमिक इंक्लूजन। महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करना, वेतन समानता लागू करना, उन्हें बेहतर कौशल प्रशिक्षण देना और उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। स्टैंड अप इंडिया, महिला ई-हार्ट जैसी योजनाओं को और प्रभावी बनाने की जरूरत है। 3, महिला स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, प्रायोरिटाइजिंग वुमेन्स हेल्थ। पोषण जैसे पोषण अभियान, मातृ स्वास्थ्य और समग्र स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर करनी होगी। एनीमिया जैसी समस्याओं पर विशेष ध्यान देना होगा। 4, समावेशी शासन को मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस। जेंडर बजटिंग को प्रभावी बनाना, यानी बजट बनाते समय महिलाओं पर उसके असर का आकलन करना। पंचायती राज संस्थाओं PRIs में महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग करना। और हाँ, महिला आरक्षण कानून को जल्द से जल्द लागू करना। तो मतलब ये एक बहुआयामी चुनौती है जिसके लिए बहुआयामी समाधान चाहिए। बिल्कुल। निष्कर्ष यही है कि लैंगिक समानता सिर्फ एक सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं है, ये एक आर्थिक अनिवार्यता, इकोनॉमिक इम्पेरेटिव भी है। जब तक हम अपनी आधी आबादी की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं करेंगे, तब तक भारत अपनी पूरी विकास क्षमता, फुल डेवलपमेंट पोटेंशियल को हासिल नहीं कर पाएगा। सही कहा। चलिए अब कुछ और प्रमुख सरकारी योजनाओं और पहलों पर एक नजर डाल लेते हैं जिनका जिक्र आज की खबरों में है। पहली है तालश इनिशिएटिव। ये क्या है? तालश इनिशिएटिव जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत आने वाले नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स NESTS और यूनिसेफ की एक संयुक्त पहल है। तालश का फुल फॉर्म है टुवर्ड्स एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हार्नेसिंग। अच्छा, तो नाम से ही उद्देश्य जाहिर हो रहा है। किसके लिए है ये? ये पहल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों
EMRS में पढ़ने वाले आदिवासी छात्रों के समग्र विकास पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य छात्रों की अभिरुचि को पहचानना, उनमें जीवन कौशल लाइफ स्किल्स विकसित करना और उनके आत्मसम्मान सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना है, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। बढ़िया पहल है। अगली खबर नीति आयोग से जुड़ी है। राज्यों में S&T काउंसिल्स को लेकर कोई रोड मैप। हाँ, नीति आयोग ने राज्यों में स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी S&T काउंसिल्स को और ज्यादा गतिशील और प्रभावी बनाने के लिए एक रोड मैप जारी किया है। इसका उद्देश्य है राज्यों के स्तर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार इनोवेशन के इकोसिस्टम को मजबूत करना, इससे क्या फायदा होगा? जिससे जमीनी स्तर पर समाधान निकलेंगे। विकेंद्रीकरण की दिशा में अच्छा कदम है। और एक संचार मित्र स्कीम का भी जिक्र है। ये किस बारे में है? संचार मित्र स्कीम दूर संचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस DOT की एक पहल है। इसके तहत स्वयं सेवकों, वॉलंटियर्स जिन्हें संचार मित्र कहा जाएगा, को प्रशिक्षित किया जाएगा। और ये संचार मित्र क्या करेंगे? इनका काम होगा आम लोगों के बीच डिजिटल साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना, उन्हें साइबर स्वच्छता, साइबर हाइजीन के बारे में जागरूक करना, मतलब इंटरनेट का सुरक्षित इस्तेमाल कैसे करें, और ऑनलाइन सुरक्षा के खतरों जैसे फिशिंग, ऑनलाइन फ्रॉड आदि से बचने के तरीके सिखाना। ये डिजिटल इंडिया को और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल, डिजिटल साक्षरता और सुरक्षा आज की जरूरत है। चलिए अब हम अपने अगले सेक्शन पर आते हैं, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और यहाँ शुरुआत करते हैं रक्षा क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि से, एस्ट्रा मिसाइल का सफल परीक्षण। हाँ, ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स IAF के लिए एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने स्वदेशी रूप से विकसित एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVRAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ से और कैसे किया गया ये परीक्षण? ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी ITR से किया गया। मिसाइल को Su-30 MKI लड़ाकू विमान से दागा गया और उसने अपने लक्ष्य को सटीकता से भेद दिया। एस्ट्रा BVRAM, इसकी क्या खासियत है और ये आत्मनिर्भर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? एस्ट्रा एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, मतलब ये दुश्मन के विमान को नजर आने की सीमा से भी कहीं ज्यादा दूरी से मार सकती है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जाती है। ये भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता, कॉम्बैट कैपेबिलिटी को काफी बढ़ा देगी। एक तरह से फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगी। और आत्मनिर्भरता के लिहाज से? आत्मनिर्भरता के लिहाज से ये एक मील का पत्थर है, माइलस्टोन है। खासकर इसलिए क्योंकि इस परीक्षण में स्वदेशी रूप से विकसित RF सीकर का सफलतापूर्वक सत्यापन, सक्सेसफुल वैलिडेशन ऑफ इंडिजिनस RF सीकर किया गया है। RF सीकर, ये क्या होता है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? RF सीकर यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर किसी भी मिसाइल का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल हिस्सा होता है। आप इसे मिसाइल की आंख कह सकते हैं। यही सीकर लक्ष्य से टकराने से ठीक पहले मिसाइल को गाइड करता है, उसे लक्ष्य पर लॉक करता है। ये एक बहुत ही उन्नत तकनीक है और इस पर महारत हासिल करना, मास्टरी ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, किसी भी देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। तो मतलब अब हमें इसे बाहर से आयात नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल। RF सीकर जैसी महत्वपूर्ण तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल करने का मतलब है कि हम अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर कम निर्भर होंगे। इससे न केवल कीमती विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज बचेगी, बल्कि हमारी रणनीतिक स्वायत्ता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी बढ़ेगी। ये दिखाता है कि भारत का रक्षा औद्योगिक इकोसिस्टम, डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम अब परिपक्व हो रहा है। DRDO ने बताया है कि इस मिसाइल के विकास में 50 से ज्यादा भारतीय उद्योगों ने भी योगदान दिया है। ये तो वाकई आत्मनिर्भर भारत का एक सशक्त उदाहरण है। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी के एक और उपयोग की बात करते हैं जो कृषि क्षेत्र से जुड़ा है। गूगल का AMED API, ये क्या है? गूगल ने भारत के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित टूल लॉन्च किया है, जिसका नाम है AMED API। AMED का मतलब है एग्रीकल्चरल मैपिंग एंड एनवायरनमेंटल डेटा API। ये कृषि में AI के उपयोग को बढ़ावा देने की एक पहल है। API मतलब?
एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये डेवलपर्स के लिए है। हाँ, ये एक ओपन सोर्स AI API है। इसका मतलब है कि डेवलपर्स, शोधकर्ता और कंपनियां इसका इस्तेमाल करके कृषि से जुड़े एप्लीकेशंस और सर्विसेज बना सकते हैं। ये API करता क्या है? किस तरह का डेटा देता है? ये API खेत के स्तर पर फार्म लेवल रियल टाइम डेटा और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जैसे कि किसी खेत में कौन सी फसल लगी है, क्रॉप टाइप, फसल कितने समय से लगी है, क्रॉप ड्यूरेशन, खेत का आकार क्या है और उस खेत का पिछला फसल इतिहास क्या रहा है। ये सब जानकारी सैटेलाइट इमेजरी और AI एल्गोरिदम का उपयोग करके निकाली जाती है। अरे वाह, इससे किसानों को कैसे फायदा होगा? इससे सटीक खेती, प्रिसिजन फार्मिंग को बहुत बढ़ावा मिल सकता है। जब किसान के पास अपने खेत के बारे में इतनी सटीक और रियल टाइम जानकारी होगी तो वो बेहतर निर्णय ले पाएगा, जैसे कि मिट्टी की सेहत के हिसाब से कितना उर्वरक डालना है, पानी कब और कितना देना है, कौन से पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। तो इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा? बिल्कुल, इससे संसाधनों का अनुकूलन होगा, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, पानी, खाद, कीटनाशक सबका सही मात्रा में इस्तेमाल होगा। इससे न केवल लागत कम होगी, कॉस्ट रिडक्शन, बल्कि उपज और दक्षता, यील्ड एंड एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। साथ ही ये स्थायी कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि संसाधनों की बर्बादी कम होगी। ये कृषि क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल वाकई बदलाव ला सकता है। अब पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण से जुड़ी कुछ खबरें देखते हैं। असम में गज मित्र स्कीम शुरू हुई है। हाँ, असम सरकार ने मानव हाथी संघर्ष, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट HEC को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की है। असम में HEC एक बड़ी समस्या है, जिसमें इंसानों और हाथियों दोनों की जानें जाती हैं। तो ये गज मित्र कौन होंगे और ये करेंगे क्या? गज मित्र स्थानीय समुदायों और लोकल कम्युनिटी से चुने गए स्वयंसेवक वॉलंटियर्स होंगे। उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे अपने इलाकों में हाथियों की आवाजाही पर नजर रख सकें, लोगों को समय पर सचेत कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर वन विभाग के साथ मिलकर हाथियों को सुरक्षित रूप से उनके आवास की तरफ मोड़ने में मदद कर सकें। ये एक समुदाय आधारित रैपिड रिस्पॉन्स टीम की तरह काम करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है मानव और हाथी के बीच सह अस्तित्व, को-एग्जिस्टेंस को बढ़ावा देना। ये तो बहुत अच्छा तरीका है स्थानीय लोगों को शामिल करना। अच्छा, एक और खबर है तमिलनाडु से किसी दुर्लभ कबूतर के देखे जाने की। हाँ, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में एक दुर्लभ आंशिक रूप से सफेद लाफिंग डव देखा गया है। लाफिंग डव, जिसका वैज्ञानिक नाम स्पिलोपेलिया सिनेगलेंसिस है, वैसे तो भारत में काफी आम पक्षी है, लेकिन इसका आंशिक रूप से सफेद पाया जाना दुर्लभ है। ये सफेद क्यों था? क्या ये एल्बिनो था? पूरी तरह अल्बिनो नहीं, इस स्थिति को ल्यूसिज्म कहते हैं। ये अल्बिनिज्म से अलग है। अल्बिनिज्म में शरीर में मेलानिन पिगमेंट बिल्कुल नहीं बनता, जिससे आंखें भी गुलाबी या लाल दिखती हैं। ल्यूसिज्म में पिगमेंट का उत्पादन तो होता है, लेकिन वो शरीर के कुछ हिस्सों तक पहुंच नहीं पाता, जिससे त्वचा या पंख सफेद हो जाते हैं, पर आंखों का रंग सामान्य रहता है। अच्छा, ये फर्क है। तो इसका क्या महत्व है? इस तरह की दुर्लभ घटनाओं का रिकॉर्ड रखना जैव विविधता की निगरानी, बायोडायवर्सिटी मॉनिटरिंग के लिए महत्वपूर्ण है। ये हमें स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र, लोकल इकोसिस्टम और उसमें होने वाले बदलावों के बारे में जानकारी देता है। साथ ही ये पक्षी प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए भी रुचि का विषय है। अब पर्यावरण से ही जुड़े एक और मुद्दे पर आते हैं जो चिंताजनक है। दिल्ली NCR की भूकंपीय भेद्यता, साइज्मिक वल्नरेबिलिटी। विशेषज्ञ फिर से चेतावनी दे रहे हैं। हाँ, विशेषज्ञ लगातार आगाह कर रहे हैं कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR भूकंप के लिहाज से एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में है। इसे उच्च भूकंपीय भेद्यता वाला क्षेत्र माना जाता है। ये इतना संवेदनशील क्यों है? क्या कारण है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, भूवैज्ञानिक जोखिम, जियोलॉजिकल रिस्क। दिल्ली NCR भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा निर्धारित भूकंपीय जोन 4-4 में आता है, जिसे हाई डैमेज रिस्क जोन माना जाता है। ये हिमालय के करीब है, जहां इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, और इस क्षेत्र के नीचे कई सक्रिय फॉल्ट लाइंस भी मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में मैग्नीट्यूड 7 या उससे ज्यादा तीव्रता का बड़ा भूकंप आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरा कारण? दूसरा कारण मानव निर्मित है, मैन मेड एम्प्लीफाइंग रिस्क फैक्टर्स,
जो इस भूवैज्ञानिक जोखिम को और कई गुना बढ़ा देता है, वो है उच्च जनसंख्या घनत्व, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। दिल्ली दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है। अनियमित और अनियोजित निर्माण, अनप्लान्ड एंड अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन, खासकर पुरानी दिल्ली और कई अनाधिकृत कॉलोनियों में इमारतें बिना किसी भूकंप रोधी मानकों के बनी हैं। पुरानी और कमजोर इमारतें, बहुत सारी इमारतें पुरानी हो चुकी हैं और भूकंप के झटके सहने लायक नहीं हैं। तैयारी की कमी, लोगों में जागरूकता की कमी और आपदा प्रबंधन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन न होना। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, नेशनल सेंटर ऑफ साइस्मोलॉजी, जी, तो छोटे मोटे झटके रिकॉर्ड करता रहता है। हाँ, और ये छोटे झटके एक तरह से चेतावनी है। ये दिखाते हैं कि फॉल्ट लाइन सक्रिय हैं। अगर कोई बड़ा भूकंप आता है तो इन मानव निर्मित कारकों की वजह से दिल्ली एनसीआर में विनाशकारी क्षति हो सकती है, जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए भूकंप रोधी निर्माण कोड को सख्ती से लागू करने, पुरानी इमारतों की रेट्रोफिटिंग करने और लोगों को जागरूक कर आपदा तैयारी को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है। बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है। चलिए अब जल्दी से आज यानी 12 जुलाई 2025 के कुछ महत्वपूर्ण प्रीलिम्स फैक्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। आप शुरू कीजिए। ठीक है, पहला है ऑपरेशन सिंदूर। खबरों के अनुसार ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के कार्यालय से जुड़ा हो सकता है और संभवतः पाकिस्तान में कुछ साइट से संबंधित है। ज्यादा विवरण अभी उपलब्ध नहीं है। अगला है अनिमेश कुजूर। ये नाम याद रखिएगा। ये 100 मीटर की दौड़ 10.2 सेकंड से कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं। रिपीट, अनिमेश कुजूर। ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान। ब्राजील ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया है। रिपीट, ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस। कैरिबियन में यूपीआई। त्रिनिदाद और टोबैगो कैरिबियन क्षेत्र का पहला देश बन गया है जहां यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भुगतान प्रणाली शुरू की गई है। रिपीट, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। यूरोजोन का विस्तार। बुल्गारिया 2026 में यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 21वां 21st सदस्य देश बन जाएगा। रिपीट, बुल्गारिया 21st। ऑपरेशन कलानेमी। ये उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसका उद्देश्य हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों में नकली साधुओं या ढोंगी बाबाओं पर नकेल कसना है। रिपीट, ऑपरेशन कालानेमी। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। ये हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है मछली पालकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए। रिपीट, जुलाई 10। एस्पिरेशनल डीएमएफ प्रोग्राम। ये खान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की पहल है जिसका उद्देश्य जिला खनिज फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन डीएमएफ फंड का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों माइनिंग एरियाज में विकास कार्यों को गति देना है। संचार मित्रा स्कीम हमने पहले भी बात की। ये दूर संचार विभाग डीओटी की पहल है स्वयंसेवकों के जरिए डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और आखिर में लाफिन डव। ये कबूतर की एक प्रजाति स्पीसीज स्पाइलोपीलिया सेनेगलेंसिस है जिसकी हाल ही में तमिलनाडु में एक दुर्लभ आंशिक रूप से सफेद पार्शियली वाइट ड्यू टू ल्यूकिज्म चिड़िया देखी गई। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स प्रीलिम्स के नजरिए से। बिल्कुल। अब बारी है आज के मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन की। मैं सवाल पढ़ देता हूं, फिर आप इस पे थोड़ा मार्गदर्शन दे सकती हैं। सवाल है, द रीसेंट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 highlights a paradox where India's significant gains in educational attainment for women are not translating into proportional improvements in their economic and political participation. Critically analyze the structural, social, and economic barriers that create this leaky pipeline. Suggest comprehensive policy measures to bridge this gap, moving beyond just educational interventions. 250 words. हालिया ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 एक विरोधाभास उजागर करती है जहां महिलाओं के लिए शैक्षिक प्राप्ति में भारत की महत्वपूर्ण बढ़त उनकी आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी में आनुपातिक सुधार में तब्दील नहीं हो रही है। उन संरचनात्मक, सामाजिक और आर्थिक बाधाओं का समालोचनात्मक विश्लेषण करें जो इस लीकी पाइपलाइन का निर्माण करती हैं। इस अंतर को पाटने के लिए व्यापक नीतिगत उपायों का सुझाव दें जो केवल शैक्षिक हस्तक्षेपों से परे हों। 250 शब्द। हाँ, ये सवाल सीधे तौर पे हमारी आज की चर्चा से जुड़ा है। इसमें 3 मुख्य भाग हैं। पहला,
आपको इस विरोधाभास को समझाना है, यानी शिक्षा में प्रगति के बावजूद आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी में कमी। दूसरा, आपको उन बाधाओं, बैरियर्स का समालोचनात्मक विश्लेषण करना है जो इस लीकी पाइपलाइन को बनाती हैं। हमने संरचनात्मक, सामाजिक, आर्थिक बाधाओं पर बात की थी, जैसे देखभाल का बोझ, कार्यस्थल की समस्याएं, पितृसत्ता। तीसरा, आपको व्यापक नीतिगत उपाय सुझाने हैं जो सिर्फ शिक्षा से आगे जाते हों, जैसे केयर इकोनॉमी, आर्थिक समावेश, स्वास्थ्य, शासन में सुधार। तो उत्तर की संरचना कैसी होनी चाहिए? एक अच्छी संरचना हो सकती है। 1. इंट्रोडक्शन। संक्षेप में जेंडर गैप रिपोर्ट के निष्कर्ष और इस विरोधाभास का उल्लेख करें। 2. एनालिसिस ऑफ बैरियर्स। लीकी पाइपलाइन के कारणों का विस्तार से विश्लेषण करें जो हमने डिस्कस किए थे। संरचनात्मक, सामाजिक, आर्थिक तीनों तरह की बाधाओं के उदाहरण दें। 3. पॉलिसी मेजर्स। शिक्षा से परे जाकर ठोस और व्यापक नीतिगत उपायों का सुझाव दें। यहां आप केयर इकोनॉमी, वेतन समानता, कार्यस्थल सुरक्षा, राजनीतिक आरक्षण का कार्यान्वयन, जेंडर बजटिंग जैसे बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं। 4. कंक्लूजन। एक संक्षिप्त निष्कर्ष दें जिसमें लैंगिक समानता के महत्व, आर्थिक और सामाजिक दोनों पर जोर देते हुए एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। फॉर कंक्लूजन, कोशिश करें कि विश्लेषण आलोचनात्मक हो और सुझाव व्यवहारिक हो। हमारी चर्चा के बिंदु निश्चित रूप से इस उत्तर को लिखने में मदद करेंगे। बहुत बढ़िया। तो श्रोता इस सवाल पर जरूर विचार करें और लिखने का अभ्यास करें। चलिए अब आज की लंबी और विस्तृत चर्चा के मुख्य बिंदुओं की टेकअवेज को एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। जरूर। सबसे पहले हमने महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल पर बात की, जिसमें सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता की बहस, अस्पष्ट परिभाषाओं और खासकर संपत्ति जब्ती के प्रावधान पर गंभीर चिंताएं हैं। फिर हमने डोंकी रूट के मुद्दे को समझा, जो सिर्फ अवैध प्रवास से नहीं बल्कि गहरे सामाजिक आर्थिक संकट, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों से जुड़ा एक जटिल ट्रांसनेशनल अपराध है जिसके लिए बहुआयामी समाधान चाहिए। हमने ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा और ऑपरेशन फायर ट्रेल अवैध पटाखे का भी जिक्र किया, जो भारत की विविध सुरक्षा चुनौतियों को दर्शाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुरू होना एक महत्वपूर्ण सीबीएम है, लेकिन ये भारत-चीन संबंधों के रणनीतिक द्वंद्व को भी रेखांकित करता है। कल्चर में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को 44वीं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिलना भारत के लिए एक बड़ी सांस्कृतिक और पर्यटन उपलब्धि है। सोशल इश्यूज में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ने लीकी पाइपलाइन की समस्या को उजागर किया। शिक्षा में प्रगति के बावजूद आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी में कमी, इसके लिए व्यापक समाधानों की जरूरत है। हमने कुछ प्रमुख योजनाओं को भी देखा। तालाश इनिशिएटिव आदिवासी छात्रों के लिए, नीति आयोग का SNT काउंसिल्स के लिए रोड मैप और संचार मित्र स्कीम डिजिटल साक्षरता। साइटेक और इकोनॉमी में एस्ट्रा मिसाइल का सफल परीक्षण, विशेषकर स्वदेशी RF सीकर के साथ रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील का पत्थर है। गूगल का AMED API कृषि में AI के जरिए सटीक खेती की संभावनाएं खोलता है। एनवायरनमेंट में असम की गजामित्रा स्कीम मानव हाथी सह अस्तित्व का एक समुदाय आधारित मॉडल है, और तमिलनाडु में दुर्लभ लाफिंग डव का दिखना जैव विविधता निगरानी के महत्व को दर्शाता है। और अंत में हमने दिल्ली NCR की उच्च भूकंपीय भेद्यता और आपदा तैयारी की तत्काल आवश्यकता पर भी ध्यान दिया। तो ये थे आज के मुख्य बिंदु। अब चर्चा के अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, आज हमने महाराष्ट्र सुरक्षा बिल और जेंडर गैप रिपोर्ट जैसे मुद्दों पर बात की। तो सोचने वाली बात यह है कि विकास, डेवलपमेंट और सुरक्षा, सिक्योरिटी के बीच वो सही संतुलन कैसे हासिल किया जा सकता है जहां मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और नागरिक स्वतंत्रताएं कमजोर ना हों। या फिर जब भारत अपनी शिक्षित महिलाओं की पूरी क्षमता का उपयोग वर्कफोर्स में नहीं कर पा रहा है, तो क्या हम वास्तव में अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा लाभ उठा पा रहे हैं? ये सवाल जरूर सोचने पर मजबूर करते हैं, और यही इस तरह के विस्तृत विश्लेषण का उद्देश्य है। न सिर्फ आपको UPSC परीक्षा के लिए तैयार करना, बल्कि एक सूचित और जागरूक नागरिक बनाना। आज हमने जिन मुद्दों पर बात की वो हमारे समाज और देश के भविष्य से गहरे जुड़े हैं। बिल्कुल। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। जो कोट हमने शुरू में कहा था उसे याद रखिए। सपने देखें, पर उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए रोज मेहनत करें। आज का संघर्ष ही कल आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा।
हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। इसे दोबारा सुनने से कॉन्सेप्ट्स और स्पष्ट होंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सहभागिता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आप हमारे काम को समर्थन करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से भी अपना योगदान दे सकते हैं। इससे हमें इस चैनल को लंबे समय तक चलाने और आपके लिए ऐसी ही गुणवत्तापूर्ण सामग्री लाने में मदद मिलेगी। आज हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे नए मुद्दों और उनके गहन विश्लेषण के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।